बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन occur in mitochondrial matrix on inner mitochondrial membrane because energy production occurs in mitochondria। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम देखेंगे। वी कॉल दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो दिस चेन ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे और इनमें जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम देखेंगे। ये जो पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसको हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 भी कहते हैं, या FMN भी कहते हैं, या NADH डिहाइड्रोजिनेज या NADH ऑक्सीडोरिडक्टेज भी कहते हैं। ये दूसरा जो है इसको हम कोएंजाइम Q कहते हैं। ये तीसरे को हम FMN या FADH ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं, या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 भी कहते हैं। और ये जो है यही कोएंजाइम यहाँ पर आ जाता है क्योंकि ये मोबाइल है, यानी ये मूव करता है ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो है ये साइटोट्रोम भी है, और ये साइटोट्रोम C और ये साइटोट्रोम A+A3। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन इन पर पास होते हैं। तो पहले जब NADH आ जाता है क्रेब्स साइकिल से या ग्लाइकोलाइसिस से, तो NADH जब इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 के पास चला जाता है तो यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन FMN एक्सेप्ट कर लेता है और उससे FMNH2 बन जाता है, यानी NADH की ऑक्सीडेशन हो जाती है और FMN की रिडक्शन हो जाती है। और यहाँ पर प्रोटॉन चैनल होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 में, वहाँ से हाइड्रोजन एक बाहर निकल जाता है। ये प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, ये H। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर ये FMNH2 से कोएंजाइम Q एक्सेप्ट कर लेता है, और ये कोएंजाइम Q डायरेक्ट इस साइटोट्रोम B को नहीं देता। ये बीच वाला जो है FMNH2 या ये FADH2 के लिए इस्तेमाल होता है। ये FADH2 ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 है। ये Q को कोएंजाइम Q है, ये डायरेक्ट साइटोट्रोम B को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, यहाँ पर मूव हो जाता है। फिर ये इसको देता है ताकि एनर्जी ड्रेनेज ना हो या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो ना हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन साइटोट्रोम B को दे देता है, और वह साइटोट्रोम B में फेरिक आयन होता है Fe+3, वो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और वो फेरस में तब्दील हो जाता है, यानी Fe+2 में, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। यहाँ पर प्रोटॉन चैनल एक्टिव हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला जाता है। तो इस साइटोट्रोम B से साइटोट्रोम C में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो Fe+2 है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब साइटोट्रोम C एक्सेप्ट कर लेता है तो ये Fe+2 फिर Fe+3 बन जाता है। जब साइटोट्रोम C में आ जाता है तो वहाँ पर भी Fe+3 होता है, वो भी Fe+2 यानी फेरस में तब्दील हो जाता है। तो यह साइटोट्रोम C से भी Fe+2 से जब साइटोट्रोम A+A3 में आ जाता है तो यह भी Fe+2 भी Fe+3 में तब्दील हो जाता है। जब साइटोट्रोम A+A3 यानी ये वाला जब एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन चैनल होते हैं या हाइड्रोजन चैनल, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, यानी इस स्पेस में। इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाते हैं मैट्रिक्स में, ये इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और दो हाइड्रोजन के साथ इससे H2O बन जाती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। यहाँ पर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है,
तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। और जब एक हाइड्रोजन मैट्रिक्स में आता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर ये जो रोटर लगा हुआ है ये इससे एनर्जी ले लेता है। और यहाँ पर ये कैटालिटिक नाब है ये रोटर का, इस पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा होता है। तो जब ये रोटेट कर लेता है तो ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलकर एक एटीपी बना लेते हैं। तो कितने हाइड्रोजन से बन गया? एक हाइड्रोजन से एक एटीपी बन गया। और NADH के इलेक्ट्रॉन जो इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से पास हुए तो कितने हाइड्रोजन निकले थे इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में? एक यहाँ से निकले था इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 से, और एक ये साइटोक्रोम B से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो ये है। तो साइटोक्रोम B पर एक हाइड्रोजन निकला था और एक यहाँ पर निकला था साइटोक्रोम A+A3, इसको हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 4B कहते हैं। तो जब एक हाइड्रोजन अंदर आता है तो एक एटीपी बनते हैं। तो एक NADH के इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं तो कितने हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं? 3। तो कितने एटीपी बनेंगे? 3। जो हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में भी कहा था कि इससे 3 एटीपी बनते हैं। अब हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। ये सब स्टेप्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं ये इन स्टेप्स में लिखा है। तो इसकी प्रीव्यू को देखते हैं। यानी क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं? 6 NADH बनते हैं, 6 NADH बनते हैं। और 1 NADH से कितनी एटीपी बनती है? 3 एटीपी बनती हैं। तो टोटल कितने एटीपी हो गए? 18 एटीपी। ट्रांजिशन स्टेट में कितने एटीपी NADH बनते हैं? 2। तो 2 NADH से कितने एटीपी बनते हैं? 6। ट्रांजिशन स्टेट वो है जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में तब्दील हो जाता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH बनते हैं? 2। तो वहाँ पर भी 2 NADH से कितने एटीपी बनते हैं? 6 एटीपी बनते हैं, क्योंकि एक NADH से 3 हाइड्रोजन इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में निकलते हैं और एक हाइड्रोजन के अंदर आने से, मैट्रिक्स में आने से एक एटीपी बनती है। तो इस तरह जब एक NADH से 3 हाइड्रोजन, तो 1 3 3 और 1 3 3 6 एटीपी। तो टोटल एटीपीज फ्रॉम NADH कितने हो गए? 30 एटीपीज हो गए। अब हम एनर्जी जनरेशन देखेंगे FADH2 से। तो FADH2 जब यहाँ पर आ जाता है इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो जब ये इसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो FADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और FMN जो है ये FADH ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कोएंजाइम Q को दे देता है, फिर ये कोएंजाइम Q साइटोक्रोम B को दे देता है। और उसी तरह जैसे NADH से साइटोक्रोम B ने इलेक्ट्रॉन लिए तो Fe+3 Fe+2 में तब्दील हुआ था। इसी तरह Fe+3 Fe+2 में तब्दील हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। फिर ये साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A+A3 एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा ये इस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से। तो यहाँ पर कितने टोटल हाइड्रोजन निकले? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन निकले। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा प्रोटॉन का और ये प्रोटॉन अंदर आने की कोशिश करेंगे। और उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बना लेते हैं और एक हाइड्रोजन जब अंदर आएगा तो एक एटीपी बनेगा। तो इस तरह 2 हाइड्रोजन बाहर निकले हैं FADH के इलेक्ट्रॉन पास होने से। तो एक FADH से कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे, जैसे हमने क्रेब्स साइकिल में कहा था। और FADH की प्रोडक्शन टोटल कितनी प्रोडक्शन होती है? वो सिर्फ क्रेब्स साइकिल में इसकी प्रोडक्शन होती है। तो दो FADH2 वहाँ पर बनते हैं। तो हम
दो एफ जब वहाँ पर बनते हैं तो इससे टोटल कितने ATP बनते हैं? 4 ATP, क्योंकि एक एफ के इलेक्ट्रॉन पास होने से 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन से 2 ATP, तो 2 2 4 ATP। और 10 NADH, जो मैंने पहले कहा कि 10 NADH 2 ट्रांजिशन स्टेट्स और दो ग्लाइकोलाइसिस के हुए NADH और 6 क्रेब साइकिल के, तो इससे 30 ATP बन गए और 2 ATP जो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं। तो ये टोटल कितने ATPs हो गए? 36 ATPs हो गए ये। और 2 ATP वो है जो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे और फिर वहाँ पर भी यूज़ हुए थे, तो उसको हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो टोटल ATPs कितने हुए? 36 ATPs हुए।